हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा एक न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट का हमारा सेकंड पार्ट। राइट, सॉलिड स्टेट 1 मैंने अपने चैनल पर एनिमेटेड वीडियोस की फॉर्म में कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब सॉलिड स्टेट 2 की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज ब्रैग्स इक्वेशन। अब ब्रैग्स इक्वेशन किस लिए बनाई गई थी उसके लिए मैं बताऊंगा, बट लेकिन हमारा ये मेन टॉपिक आता है इसमें, दैट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। अगर हमने एक सॉलिड के अंदर देखना है कि उसके एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं, तो हम देखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन से। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हम जैसे भी सॉलिड का देखते हैं वो हम ब्रैग्स इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक सॉलिड को जैसे एक क्रिस्टल ले लेंगे, एक सॉलिड का एक क्रिस्टल ले लिया, उसके हम एटॉमिक प्लेन्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एटॉमिक प्लेन्स कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास समझो कि एक सॉलिड है जिसमें कि हमें पता है कि उसमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है। समझ लो ये हमारा एक एटम है ना, एंड इसी के साथ एक और एटम होता है एंड इनका सेंटर क्या है, दैट इज अवर न्यूक्लियस। तो उसी तरीके से ये बहुत सारे न्यूक्लियाई अरेंज्ड होते हैं एंड दीज आर मेकिंग वन प्लेन of the crystal, right? So this plane is called atomic plane. उसी तरीके से हमारा एक सेकेंड एटॉमिक प्लेन भी बन जाएगा यहाँ पर, और उसी तरीके से हमारा थर्ड एटॉमिक प्लेन भी बन जाएगा, है ना। मतलब बहुत सारे एटॉमिक प्लेन्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद बाय सीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। अब आपको पता है कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ द क्रिस्टल होता है, रेडियस ऑफ द एटम होता है, दैट इज कॉल्ड आर। तो अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर अगर आर है डिस्टेंस, तो दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज अ डायमीटर। तो वो हम ले लेते हैं कि ये न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज अ डायमीटर, दैट इज कॉल्ड दी डी। एंड दो एटॉमिक प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस भी डी हो जाएगा। और यहाँ पर हमें डी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, बिकॉज अगर हमने पढ़ना है कि एक जो है क्रिस्टल हमारा, उसमें कैसे एटम्स हैं या फिर उनमें कितना उन एटम्स का रेडियस है, उससे हमें पता चल जाएगा, रेडियस को देख के हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा एटम रेंज्ड है। तो उसलिए हम देखेंगे डी को, राइट। एंड ये डी फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं दी ब्रैग्स इक्वेशन। आई थिंक आपको पता लग गया होगा ब्रैग्स इक्वेशन क्या है। Now the important thing to note here is that this equation was given by W.L. Bragg, right? अगर ये एक साइंटिस्ट ने दिया तो उसके ही नाम के पीछे हमारी ब्रैग्स इक्वेशन यहाँ पर बन गई। और इसने कौन से ईयर में दी थी, इन द 1919 ईयर। 1919 में इसने अपनी ब्रैग्स इक्वेशन की थ्योरी प्रपोज की थी। तो यहाँ पर हम एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी देखेंगे हमारे क्रिस्टल्स की, राइट। क्या देखना है, एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडी। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि एक्स रेज हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, है ना, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि हमारी एक्स रेज जो होती हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज लैम्डा इज वेरी लो, राइट। इट इज़ वेरी लो होती है, राइट। एंड अगर लैम्डा लो होगी तो हमारे पास रिलेशन होता है इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अगर लैम्डा लो होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, इफ़ एनर्जी इज मोर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेटिंग पावर। ये रेज जल्दी जल्दी पेनिट्रेट कर जाएंगी इनटू द क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। तो पेनिट्रेटिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी एक्स रेज, राइट। तो यहाँ पर अब इसी चीज़ को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, राइट। अब देखो हमारे पास समझ लो यहाँ से हमारा एक एक्सरे का सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ से एक एक्सरे आई जो कि हमारे एक एटम के सेंटर पर अटैच्ड होगी, राइट। मतलब रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होगी एक एंगल थीटा पर। ये हमारा थीटा एंगल है जिस पर कि हमारी एक्सरे आके टच हुई है। अब यहाँ से अगर एटम के न्यूक्लियस पर टच होगी तो ये रे क्या होती है, दिस रे गेट्स रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट कितने एंगल पर होगी, वो भी सेम होगी एंगल थीटा पर, बिकॉज हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली कि दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही वे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एक्सरे यहाँ पर है तो एक एक्सरे तो पहले क्रिस्टल के एटम से ही पास होगी। अब हमें पता है कि एक्सरे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो एक और एक्सरे यहाँ पर पेनिट्रेट कर सकती है क्रिस्टल के अंदर, जो कि सेम एंगल बनाएगी थीटा विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक प्लेन, एंड वही सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास अगर थर्ड वेव है, थर्ड रे है, तो वो भी ऐसी अंदर आएगी। तो मैं यहाँ पर अभी सेकंड रे तक ही हम देखते हैं, राइट।
तो ये हमारे थीटा एंगल्स हैं एंड ये इस तरीके से हमारी एक्स रेज इंसिडेंट हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ लेबलिंग कर देते हैं। समझ लो हमारे एटॉमिक प्लेन जो हैं वो एक्स डैश प्लेन है, वाई डैश प्लेन है, जेड डैश प्लेन है। और हमारी जो वेव आ रही है ये समझ लो ए वेव है, इट गेट्स इंसिडेंट ऑन द पॉइंट बी एंड रिफ्लेक्टेड बाय द सी वेव। यहाँ डी वेव आ रही है, रिफ्लेक्ट इंसिडेंट ऑन द पॉइंट ई एंड रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट एफ। तो इस तरीके से हमारी वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, अब यहाँ पर दो केसेस बनते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के कि हमारी जो वेव है यहाँ पर कैसे इंसिडेंट होगी। एक वे है कि हमारे पास, तो हमारे दो तरीके होंगे। एक तो अगर वेव हमारी जो है उसका क्रेस्ट और ट्रफ, ये इस तरीके से ये क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो बिल्कुल सेम हो, मतलब जहाँ पर क्रेस्ट हो वहाँ पर ही ट्रफ लाया करे दोनों वेव्स का, तो ये वेव्स क्या हैं, इन फेज आएंगी। अगर इन फेज वेव्स आएंगी तो हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है हमारे पास तो हमारी क्या हो रही है, हम क्या कह सपोज कर सकते हैं, दिस इज इंटरफेरेंस फिनोमिनन। एंड ये कौन सी इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हमारी दो वेव्स इन फेज ओवरलैप कर रही हैं, और अगर हमारी दो वेव्स आउट ऑफ फेज ओवरलैप करें, तो अगर समझ लो ये एक क्रेस्ट एंड ट्रफ का पैटर्न है और दूसरी वेव का क्रेस्ट एंड ट्रफ का पैटर्न थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज होंगी तो हमारे पास रिजल्टेंट की क्या होगी, मिनिमम इंटेंसिटी। बस ये आपको याद रखना है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मिनिमम इंटेंसिटी वाली। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा पता लग जाएगा कि ये वेव्स कैसे आ रही हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास जो वेव अंदर को आई है, समझ लो ये डिस्टेंस डी था हमारा, एंड ये वेव जो है ए के साथ ही आ रही थी यहाँ तक, मतलब ये दोनों पॉइंट्स तक ये वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल करा। पर लेकिन अगर ये पॉइंट को मैं मार्क कर लूँ जे, तो जे और ई जो है एक डिस्टेंस आ गया हमारा जो कि इसने एक्स्ट्रा ट्रैवल करा ये वेव ने। सो वी विल कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर हेयर फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट जे, राइट। एंड इसको भी एक सीधी लाइन मार्क कर देते हैं कि ये हमारा एक सीधा प्लेन की लाइन है, राइट। एंड अगर देखा जाए तो जैसे ये सी है उसी के पर पैरेलल यहाँ से हमारा ये एफ तक लाइन बिल्कुल सेम जा रही है, मतलब इतनी लाइट जा रही है। बट लेकिन ये पार्ट जो ई से लेकर इस पॉइंट तक है, ये पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं के, तो यहाँ तक भी हमारी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, दैट दिस इज अवर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ई के और एक्स्ट्रा डिस्टेंस जे ई। अब टोटल हमारा डिस्टेंस जो वेव डी ई के ने डी ई एफ ने कवर किया, दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, दैट इज जे ई के, है ना। तो वो जे ई के हेल्प से हम निकालेंगे हमारा डिस्टेंस डी, जिससे कि हमने रेडियस निकालना है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जैसे देखो ये अगर एंगल थीटा है और ये 90 डिग्री का बना रहा है ना एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, है ना। मतलब अगर ये थीटा है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से ये 90 डिग्री अगर टोटल है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं एक और सपोज करूँ, सपोजिशन लेके आऊँ कि हमारे पास सेकंड टाइप में यहाँ पर देखो, अगर ये मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, और इनके बीच में ये वाला एंगल जो है थीटा 90 डिग्री है, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या रह गया, ये वाला एंगल थीटा। समझ लगी, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो गया अगर ये 90 माइनस थीटा था। तो अब दोबारा समझ लीजिए, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर 90 डिग्री देखा तो ये थीटा था, तो ये वाला जो बच गया दैट इज़ 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब 90 डिग्री, तो ये ट्रायंगल में हमारे पास ये 90 माइनस थीटा है, तो ये बाकी बच गया जो है थीटा है। उसी तरीके से अगर यहाँ से भी देखा जाए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये फिर से थीटा हो जाएगा। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ लग गया अब थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे आ रहे हैं और ये एंगल जो है थीटा कैसे बना। ओके, अब देखो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब इस ट्रायंगल को हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। समझ लो ये हमारा जो है जे पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है ना। और यहाँ पर जो हमारा एंगल था दैट इज थीटा। तो थीटा का ये हमारा
बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इस तरीके से बना लेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जे ई बाय बी ई, और बी ई हमें पता है दैट इज इक्वल टू डी। सो जे ई का वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज डी साइन थीटा, बिकॉज ये बी ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ई की वैल्यू क्या थी, डी साइन थीटा, है ना। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्टेंस जे ई के अगर फाइंड कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की होंगी, ये वेव्स इन फेज आ रही होंगी। तो इफ देयर इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, so according to way of optics, JE distance is equal to the इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ कमिंग आउट ऑफ द लाइट, है ना। एक्स रेज की वेवलेंथ का इंटेग्रल मल्टीपल होगा ये डिस्टेंस, है ना। तो दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। और अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जे ई के एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, तो एक मैं पेन चेंज करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अब हमने अभी फाइंड किया जे ई जो है दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। एंड अगर यहाँ पर इस ट्रायंगल को भी लेके देखें तो ई के भी हमारा डी साइन थीटा के बराबर होगा। और टोटल डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ दैट है जे ई के, ठीक है। तो जे ई के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे ई के विल बी इक्वल टू जे ई प्लस ई के इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, क्या आ जाएगा, टू डी साइन थीटा। अब ये हमारी समझ लो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो टू डी साइन थीटा क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमारा एन लैम्डा आ जाएगी, हमारा ये इक्वेशन जो है दैट इज नोन एज द ब्रैग्स इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, दैट इज ब्रैग्स इक्वेशन। और यहाँ से अगर हमने ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे हम आर निकालेंगे, सो डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज एन लैम्डा अपॉन टू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम जो है हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसी की हेल्प से हम हमारा एटम्स फाइंड करेंगे, ये कौन से एटम्स हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे एक क्रिस्टल का। तो आई थिंक ये आपको सफिशेंट पता लग गया। ये प्रदीप की बुक से आप इसके नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके नोट्स मंगवा सकते हैं इसके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सो once again, thank you so much.